हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। और चलिए उसी पढ़ाई में आपकी हेल्प करने के लिए जो हम अपनी सीरीज़ चला रहे थे एचटेट की, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे 2023 का एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के वो हम कवर कर रहे हैं। और आज जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे 121 से लेके 125 तक। तो नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ट्रिकी सॉल्यूशन। ट्रिक इन्वॉल्व रहेगी सॉल्यूशन में और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और आपको मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इस लेक्चर से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 55 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 35 डिग्री प्लस कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 अप टू कॉट 90। डिनोमिनेटर में है 1 2 3 अप टू 90। यहाँ पे देखो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही है। क्या रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या आता है? कॉस थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी क्या रहेगा आपका? साइन थीटा, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पहले, फर्स्ट 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो या कॉस को साइन में। अब यहीं पे अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहीं पे अगर मैं इसको आगे चेंज कर दूँ, तो मैं साइन 55 को कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक है। या कॉस कॉस में भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस 35 मैंने लिख दिया। साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो 90 माइनस 35 करेंगे 55 ही आएगा, डिवाइड बाई क्या है? कॉस 35। ओके। अब ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया 90 माइनस थीटा कॉस बन जाता है, तो कॉस 35 डिवाइडेड बाई कॉस 35 कितना बन गया? 1। तो ये जो पूरा मटेरियल था ये 1 बन गया। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे। यहाँ पे देखो हमें डायरेक्टली ट्रिक का यूज़ करना है। ट्रिक क्या है? बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है? आप यहाँ पे देखो कॉट 1 से लेके कॉट 90 तक है। अगर जैसे ही आपकी कॉट 90 पे नज़र जाती है, तो कॉट 90 क्या होता है? कॉट 90 इज इक्वल टू कॉस 90 डिवाइडेड बाई साइन 90। अब आप जानते हैं कि कॉस 90 क्या होता है? 0, और साइन 90 होता है 1। ये हो गया आपका 0। तो जब 0 कॉट 90 की वैल्यू है, तो 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो क्वेश्चन बनेगा 1 तो आ गया था। अब यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दूँ मैं, कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं 0 से कर दूँ तो ऊपर भी सारा क्या आ जाएगा? 0। और नीचे कितना है? 1 से लेके 90 तक। तो ये सिचुएशन मेरी बन जाएगी 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस अप टू 90। किसी भी चीज़ से मैं 0 को डिवाइड कर लूँ वो 0 ही होता है। तो ये आंसर मेरा कितना जाने वाला है? 1। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल एक लाइन का आंसर था, आपको समझाने में इतना टाइम लगा, इसीलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकें। देखो अब ये तो कॉट 90 आ गया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है? देखो अगर 0 कॉट 90 नहीं होता तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? कॉट 1 टू 90 है, तो देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको। यहाँ से आप अदर मेथड समझ लो इसको। तो देखो कॉट 1 कॉट 2 लिख दिया, कॉट 1 कॉट 2, और ये कहाँ तक जाएगा? ये आप लेके जाओ कॉट 44 तक। क्यों? मैं अभी बताता हूँ। हाफ कर लो। तो एक तो ये पार्ट हो गया। अब दूसरा इसके कॉट 44 के बाद आएगा कॉट 45, और उसके बाद कॉट 46 47, और ये कहाँ तक जाएगा? कॉट मान के चलो 49 तक जा रहा है। कॉट 90 है ही नहीं,
तब कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ऐसे लिख लिया। अब cot 45 कितना होता है, cos 45, ये डिवाइड बाई sin 45, ये तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लगेगी, देखो cot 45 है, cot 45 को आप क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 44, cot 90 माइनस 44, क्योंकि 90 में से 44 माइनस करोगे 46 आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, कितना होता है tan थीटा। तो अब ये tan 44 आया, ऐसे यहाँ पे tan 43, यहाँ पे ऐसे ही आगे जो जितने भी cot थे ये सारे tan में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे देखो अब ये tan 44 आया और यहाँ पे cot 44 है, तो cot 44 मल्टीप्लाई बाई tan 44 क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसे ये सारे क्या बन जाते, 1 बन जाते। तो मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं, क्योंकि cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। cot 44 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन cot 44 या tan 44, तो इसलिए 1 बन जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फंक्शन 4,6 to 6,8 be a function defined by f of x is equal to x plus integer x by 2 where this dot brackets में है जो denotes the greatest integer function। तो हमें f इनवर्स x फाइंड आउट करना है। देखो f इनवर्स x तो आप तब फाइंड आउट करोगे जब आप पहले fx फाइंड आउट कर लोगे। fx क्या है, ये पहले इसको देख लेते हैं, fx को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। fx जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये दे रखा है, fx जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, fx है आपका क्वेश्चन में। एक्चुअली ये पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। अभी fx मेरा क्या है क्वेश्चन में, x प्लस x बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो x तो सिंपल लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किससे रिलेटेड होता है, पहली बात। अब देखो यहाँ पे ये x इनपुट है और ये आउटपुट आया, इसी हिसाब से f जो डिफाइंड है ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट आया। जो इनपुट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। और जो आउटपुट आता है उसे रेंज बोलते हैं। तो जो ये 4 to 6 है ये डोमेन है किसका, x का। तो जो x का जो डोमेन आया वो कितना है, 4 to 6। इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है 4 से तो ग्रेटर होगी बट 6 से स्मॉलर होगी x की वैल्यू। लेकिन हमें तो x बाई 2 का इंतजाम करना है कि x बाई 2 कैसे क्या निकलेगा, इसी को तो सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, सब जगह 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यह आ जाएगा 2 x बाई 2 3। अब जो x बाई 2 है इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर है 3 से स्मॉलर है। नंबर लाइन पे अगर आप इस चीज़ को देखोगे, थोड़ा यहीं पे बता देता हूँ, नंबर लाइन पे अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो 2 से तो ग्रेटर है 3 से स्मॉलर है। 2 और 3 के बीच में देखो कोई भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो वही होते हैं जिनको हम जैसे 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में तो कोई इंटीजर होगा नहीं, सारी डेसिमल वैल्यूज या फिर अदर रियल नंबर्स आएंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, हमेशा लेफ्ट की तरफ भागता है। ग्रेटेस्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ भागेगा और हाई लोएस्ट हमेशा राइट की तरफ भागेगा। तो 2 और 3 के बीच में अगर ये लेफ्ट की तरफ भागेगा तो कहाँ पे रुक जाएगा, 2 पे। तो ये x बाई 2 की जो वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि उल्टा होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ भागेगा और लोएस्ट इंटीजर जो है वो राइट की तरफ भागेगा, लोएस्ट वैल्यू इंटीजर। ये काम हो गया। तो यहाँ से अब जो फंक्शन था x तो था ही, x बाई 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 2। तो x प्लस 2 हो गया क्या, fx की वैल्यू निकाल लिया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, x बाई 2 उसकी जगह पे 2 लिख दिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, f इनवर्स x। अब इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट f इनवर्स x इज इक्वल टू y। ये हमें लेट कर लेना है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है इनवर्स निकालने का। कर लिया।
अब सबसे पहले देखो एक बात आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब इस f को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y बन जाएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो जब x डालते हैं तो x प्लस 2 बन जाता है, तो y डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इस पे ध्यान दो। यहाँ पे जब फंक्शन में x डालते हैं तो वो x प्लस 2 बन जाता है, तो फंक्शन में y डालेंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड में x है। अब राइट हैंड साइड में जो 2 है इसको लेफ्ट में ले आओ, x माइनस 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। और ये y क्या था, f इनवर्स x, तो मैं इस y को f इनवर्स x भी लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल आ गया, x माइनस 2 के। यही मेरा क्या है, आंसर। ऑप्शन में आप देख सकते हो x माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, नोटबुक में खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, फिर 1 2 3 मिनट खुद से ट्राई करके देखें। जब नहीं होता है तो जो मेरा सॉल्यूशन है उसे देखें। मेरे सॉल्यूशन में अगर किसी स्टेप में दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें। फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तीसरी बात, जब क्वेश्चन आप कर लेते हैं उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखिए और कुछ टाइम बाद उसको आप फिर से रिवीजन कीजिए। ये तरीका होता है पढ़ने का, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं। ये 10th क्लास का क्वेश्चन आ गया है। P and Q are points on the sides AB and EC respectively। एक ट्राइंगल ABC पहले मैं बना लेता हूं। ट्राइंगल ABC, इस पे पॉइंट्स हैं P and Q। AB पे P है, AC पे Q है, पॉइंट्स बना लिए। AP की वैल्यू 3 है, AQ की वैल्यू 5 है, PB की वैल्यू 6 है, AQ की वैल्यू 5 मैंने पहले लिख ली, QC की वैल्यू 10 है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, BC और PQ का रिलेशन बताना है। BC और PQ का रिलेशन, तो देखो BC तो ट्राइंगल ABC में आ जाएगा, PQ तो है ही नहीं, तो PQ है ही नहीं तो उसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, P और Q को ज्वाइन कर देंगे। P और Q को ज्वाइन कर दिया तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने पेपर में नहीं लिखना इतना सब कुछ, पेपर में तो डायरेक्ट फिगर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको समझने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन PQ, ज्वाइन P टू Q, इतना हो गया। अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, सिमिलर ट्राइंगल्स वाली या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाली। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गए जिनमें हमें ध्यान देना है, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप एक चीज नोटिस करो, ट्राइंगल APQ की साइड AP और ट्राइंगल ABC की साइड AB का रेशियो कितना आया, 3/AB कितनी होगी, 6 + 3 9, कितना आ गया, 1/3। दूसरी चीज नोटिस करो, AQ ट्राइंगल की साइड APQ की और डिवाइडेड बाई पूरे बड़े ट्राइंगल ABC की साइड, दैट इज AC। AQ कितना है 5, AC कितना हो जाएगा 5 + 10 15, ये कितना आ रहा है, ये भी 1/3। अब एक चीज बताओ, जब 2 ट्राइंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब AP के कोरस्पॉन्डिंग AB, PQ के BC या AQ के AC, ठीक है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो इक्वल आ जाए, देखो ये भी 1/3 ये भी 1/3 है। इफ इन 2 ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये दोनों चीजें क्या आ गई, इक्वल, 1/3 1/3, हेंस ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और सिमिलर ट्राइंगल्स की सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब PQ जो साइड है वो BC के कोरस्पॉन्डिंग होगी, तो PQ/BC will be equal to AP/AB will be equal to QA/CA, QA/CA। मतलब ये सारी रेशियो कितने होंगे, इक्वल होंगे, आ गया 1/3। अब मुझे BC और PQ की फॉर्म में लेके आना है, तो इसको और इसको कंपेयर कर दूंगा, तो PQ/BC will be equal to 1/3 and BC is equal to 3PQ।
BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3PQ, BC इज इक्वल टू 3PQ। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्लीज़ नोट इट डाउन और एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। इफ 3⁴49 multiply by x plus iota y is equal to 3/2 plus root 3/2 iota raised to power 100, then x is equal to ky है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ध्यान में रख के, उसी से हमें हिंट मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो ये हमारे पास चीज़ गिवन है ऑलरेडी, तो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले मैं वो ही लिख लेता हूँ आराम से, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ लेके जाएंगे। तो देखो 3⁴49 x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3/2 प्लस √32 आयोटा रेज टू पावर 100। अब देखो यहाँ पे 3 बाहर कॉमन है, क्वेश्चन से ही हिंट लेना है कि क्वेश्चन में आगे कैसे प्रोसीड करना है। 3⁴49 अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 3 को भी मैं, जो ये 3 लिखा हुआ है इसको भी √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिखा जा सकता है। तो मैं राइट हैंड साइड में √3 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, √3 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचेगा √3, नीचे 2 एज इट इज और ऊपर क्या रहेगा आयोटा बाई 2 रेज टू पावर 100। अब देखो √3 बाहर ले लिया, लेकिन पावर तो क्या थी 100, तो जो बाहर आया है उसकी पावर भी 100 होगी। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलेगी बिल्कुल सेम। आगे अब देखो √3 रेज टू पावर 100 अगर मैं करूंगा तो √3 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 आ जाता है, मतलब 2 √3 मिलकर एक 3 बनाते हैं, तो 3 की पावर 50 भी लिख सकता हूं इसको सॉल्व करके, ठीक है जी। √3 रेज टू पावर 100 को सॉल्व करके मैं 3 रेज टू पावर 50 भी लिख सकता हूँ। बाकी चीज़ें एज इट इज, √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 100। अब यहाँ पे ये कितना हो गया 3⁴49 x प्लस आयोटा वाई। अब 3⁴49 से ये कैंसिल, बस यहाँ पे 3 बचेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन बन गया x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3, अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना, 3 आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, चलो पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये आ गया, ये बच गया हमारे पास, ठीक है जी। और क्या चीज़ कर सकता हूँ, अब देखो मुझे ना एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिसकी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वो चीज़ क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा के। इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं। अब ये यूज़ कब करूँगा, जब कॉस थीटा और साइन थीटा होगा। अब यहाँ पे तो कॉस थीटा साइन थीटा कहीं पे भी नहीं दिख रहा, अभी दिख जाएगा। देखो ये एज इट इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई, ये 3। अब √3/2 कॉस की किस वैल्यू पर √3/2 आता है, कॉस की किस वैल्यू पर √3/2 आता है, साइन की 60 पे आता है, ठीक है। तो कॉस की किस पे आएगा 30 पे, और 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉस π/6। 1/2 कब आता है, ये भी 30 पे आता है साइन की पे, तो यहाँ पे मैं साइन π/6, आयोटा साथ में लिखा हुआ है रेज टू पावर 100। अब देखो ये चीज़ बन गई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा यहाँ पे π/6 है, तो कॉस थीटा कॉस π/6, आयोटा साइन थीटा, आयोटा ये रहा, और थीटा दोनों जगह सेम है π/6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है π/6, और पावर में क्या है 100, तो मैं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पावर को सॉल्व करूँगा तो ये 2 से कैंसिल, 2 5 जा 10, 0 2 3 जा, तो ये जो सिचुएशन बनेगी x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 ई रेज टू पावर आयोटा 50 π/3, 50 π/3। इससे मुझे क्या मिला, इससे ये हो गया कि जो 100 पावर थी, बहुत बड़ी पावर थी, ये मेरी क्या हो गई सिंप्लीफाई हो गई। क्लियर होगी बात, सिंप्लीफाई होगी। अब मेरे पास देखो यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ।
अब मैं दोबारा देखो क्या करूंगा, अब मुझे x और y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कंपेयर करना है। तो राइट हैंड साइड को जो ये फॉर्म है इसको मैं दोबारा इस फॉर्म में लिख लेता हूं, इसको मैं दोबारा इस फॉर्म में लिख लेता हूं और लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पे देखो e रेज टू पावर आयोटा थीटा है ना, अब इसको मैं कैसे लिख दूंगा, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई वही थीटा है, आयोटा के साथ है 50π/3, तो यहाँ पे भी 50π/3 आ जाएगा, प्लस आयोटा और साइन के साथ भी 50π/3 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया काम, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x प्लस आयोटा वाई, अगर मैं 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये सिचुएशन बन जाएगी x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3 कॉस 50π/3 प्लस आयोटा साइन 50π/3। तो यहां से सीधा सीधा आप क्लियरली देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या है, ये पूरी x की वैल्यू है, और आयोटा के साथ जो है y उसको मैं इसके साथ कंपेयर कर दूंगा। तो अब यहां से हम x और y को कंपेयर कर देंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहां से 3 cos 50π/3, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50π/3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो मुझे निकालना क्या था, यहाँ पे निकालना था मुझे k की वैल्यू। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, x अपॉन y, तो x और y को मैं डिवाइड कर दूंगा क्योंकि x इज इक्वल टू ky मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो x बाई y कर दूंगा मैं यहाँ पे, है ना। तो k की वैल्यू निकालने के लिए मैं x डिवाइडेड बाई y, तो x क्या है 3 cos 50π/3 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू 3 ये क्या है साइन 50/3, ये साइन है साइन 50/3, 3 साइन 50π/3, 3 से 3 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट 50π/3। अब मैं इसको सॉल्व करना है मुझे अब, ठीक है ना, कॉस 50π/3 को, k इज इक्वल टू आ गया कॉट 50π/3। अब कॉट 50π/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कॉट, अब मैं इसको अच्छे से अगर लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17π माइनस π/3, ऐसा लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब आप 17π में 3 मल्टीप्लाई करोगे 51π माइनस पाई 50π/3 ही आ जाएगा, इसको चेंज कर दिया बस मैंने इसमें ऐसे। इसमें ही क्यों किया, क्योंकि देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसमें से कोई चीज़ कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो ये कॉट 17π माइनस π/3 आ जाएगा कॉट π/3, क्योंकि कॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, मतलब जो ये π/3 है ये आ जाएगा कॉट के साथ। अब इसके आने से ये हो गया कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 60 की वैल्यू आप अगर देखें ध्यान से तो ये होगी आपकी कॉस π/3 साइन π/3। कॉस π/3 ये कितना हो गया आपका कॉस 60, कॉस 60 होता है साइन 30 के इक्वल, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2, और साइन 60 कितना हो गया √3/2। आगे सॉल्व करेंगे, अब कॉस क्या लेना है कॉस 60 हो गया 1/2, और साइन क्या लेना है साइन भी 60, साइन 60 √3/2, तो 1/2 ऊपर जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल माइनस 1/√3, क्या आ गई के की वैल्यू आ गई आपकी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताइए समझ में आया कि नहीं आया। पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे क्वेश्चन को। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा ओवर होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर्कल की बात कर रहा है तो सर्कल बना लेते हैं, ये बना लिया जी हमने एक सर्कल। फिर कह रहा है कि 2 टेंजेंट है, एक टेंजेंट यहाँ से जाता है ऐसे और एक टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट क्या करते हैं आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मीट भी करते हैं, और जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ से क्या है एक कॉर्ड ड्रॉ होता है, एक कॉर्ड ड्रॉ होता है, और जो एक कॉर्ड ड्रॉ होता है इसकी लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये हम सेंटर मान लेते हैं।
जो इसका रेडियस है ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, जब मैं इस रेडियस से, इस सेंटर से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा तो मैं जानता हूँ ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और जब मैं सेंटर से, इस सेंटर से यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल भी मेरे बन जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। और ये थोड़ा सीधी बनती है। कैसी बनती है? सीधी। आप इसको सीधी बना लो थोड़ा। मान लो सेंटर यहाँ पे है और ये इस तरह से होती है। ये क्या हो जाएगी? 5। ये क्या हो गया आपका? पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये पी क्यू हो गया। और ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट टी है, ये एक्सटर्नल पॉइंट टी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं ये चीज़ जानता हूँ कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट से जब रेडियस मिलती है, जैसे यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा तो अब मुझे एक चीज़ पता चल गई कि अगर मैं एंगल की नेमिंग कर दूँ, यहाँ पे इसको O बोल दूँ और इसको मैं R बोल दूँ, तो मैं एक बात क्लियर कर सकता हूँ यहाँ से, एंगल TPO ये कितना हो जाएगा आपका? एंगल 90 डिग्री। TPO एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ये TPO एंगल 90 डिग्री होने के बाद आप एक चीज़ और लिख सकते हो, दैट एंगल TPR प्लस एंगल OPR विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैं क्या कह सकता हूँ, ये एंगल 90 है तो ये एंगल और ये एंगल ये भी तो 90 के इक्वली हो जाएंगे, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी चीज़, एंगल RTP प्लस एंगल TPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखो, ये भी TPR है, ये भी TPR है, ये भी 90 के इक्वल है, ये भी, तो यहाँ से ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। OPB इज इक्वल टू RTP, OPB इज इक्वल टू RTP, OPB ये RPO है, ये R है, ठीक है, ये R लिखा हुआ है। तो अब इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल आ गया। तो मेरा एंगल, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ 1 और इसको मैं बोल देता हूँ 2। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है जी। OPR, ये OPR है, इसको अच्छे से लिख लेना आप, OPR है, OPR क्लियर हो गया। OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया, इससे अब मेरा क्या हो गया, इन ट्राइंगल TPR एंड ट्राइंगल RPO, इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप नोटिस करें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अभी मैंने प्रूव किया, एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PRO, ईच 90, 2 चीज़ें हो गई। इसका मतलब अगर 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर ट्राइंगल्स। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, ट्राइंगल TPR इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के सिमिलर है? TPR। ये ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के सिमिलर है? इस इधर वाले ट्राइंगल RPO के। बस कोरस्पॉन्डेंस देखना होगा। अब देखो TPR, T इस एंगल से स्टार्ट है ना, तो मैं P से स्टार्ट करूंगा, P, ट्राइंगल P, और ये P एंगल किसके इक्वल है? किसी के नहीं, R किसके है? 90। तो R 90 वाला मेरा यहीं पे आ रहा है, मैं R पे ख़त्म करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा POR। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि मुझे TP फाइंड आउट करना है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, similar triangles have equal ratio of corresponding sides, अब ये चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। TP, तो TP चाहिए मुझे, TP, ये TP किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी? PO के।
PO इज इक्वल टू, दूसरी चीज़ क्या होगी, PR डिवाइडेड बाई OR के, ठीक है। तो TP क्या हो गया मेरा, TP तो मुझे निकालना है। PO क्या हो गया, PO मेरा रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है। और PR मेरा कितना है 4, क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया कॉर्ड को, 4 हो गया। और OR कितना है, OR है मेरा अगेन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, 3 हो जाएगा, 3 4 5, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ट्राइंगल PRO में, 3 4 5 की ट्रिपलेट बन जाएगी, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से TP की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपका 20/3। 20/3 आपकी वैल्यू आ गई TP की। क्लियर? तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो के लिए 5 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, तो आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप जितने क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।